स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक न्यू और इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। रिबन मतलब एक वायर, समझ सकते हो क्या है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बर्नर पर हीट कर रहा हूं एयर के प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या ले लिया, एक बर्नर लिया हुआ है और इस पर क्या कर रहा हूं, तो हीट कर रहा हूं। किसको? मैग्नीशियम रिबन को। ये क्या है? एक मैग्नीशियम रिबन है, या आप उसे एक वायर कह सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या बचता है, तो इसके अंदर एक वाइट पाउडर सा बच जाता है। क्या बच जाता है? वाइट पाउडर। ठीक है, ये जो व्हाइट पाउडर है बच्चों, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। यानी कि हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई? एयर से। उसको हमने हीट करा और हीट करने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? अब कितने ऑक्सीजन हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 ही मैग्नीशियम है। बैलेंस करने का भी कोई मतलब नहीं है, हम आगे सीखेंगे। बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई कि हमने न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया और उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने एयर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? मैग्नीशियम से और एयर से। तो एक बात तो समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बात समझ में आ गई केमिकल रिएक्शंस क्या है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन are the process, chemical reactions are the process in which new substance with new properties. तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्लियर है इतनी बात कि हमारे जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो बन रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं जो हमारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर अगर आप देखो तो इन एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। एक बात और क्लियर हुई कि इसमें, ये तो होगी इतनी बात। दूसरी बात, इसमें क्या हो रहा है? एटम्स का रीअरेंजमेंट। ओके, एटम्स का क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। क्लियर? और जो हमारे पुराने बॉन्ड हैं वो टूट रहे हैं और नए केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? और मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो इतनी बात समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। तो एक बात समझ में आई कि भाई केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर होती है किनसे? जिनसे वो बन रहे हैं। दूसरी कि एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है। एटम में कोई चेंज नहीं होता। ये भी हम कह सकते हैं कि एटम ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट चेंज। ठीक है,
जो भी एलिमेंट्स के एटम हैं वो चेंज नहीं हो रहे। देखो Mg और ऑक्सीजन, यहीं पर भी Mg और ऑक्सीजन है, इनके जो एटम है वो चेंज नहीं होते, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? मैंने क्या बताया, नई प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, पुरानी बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है और एटम में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। तो एक बात और समझ में आती है कि रिएक्टेंट क्या है। तो हम रिएक्टेंट्स को बोल सकते हैं सब्सटेंस या द सब्सटेंस which take part in chemical reaction, यानी द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रिएक्टेंट। और जो बन रहा है केमिकल रिएक्शन से उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक बात और समझ में आती है कि प्रोडक्ट क्या है। तो हम बोल सकते हैं द न्यू सब्सटेंस produced as a result of chemical reaction। क्लियर है बात? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी कि जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में उसे बोल रहे हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं रिएक्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई कि मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्लियर है इतनी बात? फिर मैंने आपको बताया इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है और इसमें एटम में कोई चेंज नहीं होता, और मैंने बताया पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं उसे बच्चों हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अब इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बता रहा हूँ। और ये जरूरी नहीं है बच्चों कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपकी लेबोरेटरी में ही हो, जरूरी नहीं है। केमिकल रिएक्शंस कैसे हो सकती हैं? आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में अगर आप दूध को बाहर रख देते हो तो वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस है। जो आपके फल होते हैं वो क्या होते हैं? पकना शुरू हो जाते हैं, वो भी आपकी क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस है। दही का जमना भी एक केमिकल रिएक्शंस है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आप आयरन को बाहर रख देते हो बरसात के मौसम पर तो उस पर जंग लग जाता है, वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस है। तो ये जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको लेबोरेटरी की ही रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब बच्चों इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम, क्वेश्चन आता है पेपर में कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको रब किया जाता है, ऐसा क्यों? चलो भाई बच्चों इसको नोट कर लेता। चलो भाई अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों की केमिकल रिएक्शंस हैं क्या? ओके, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? चलो भाई तो अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को हम पहले रब क्यों करते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, अब ये मैग्नीशियम रिबन बच्चों एयर से रिएक्शन करके, किससे बच्चों? एयर से। एयर से अगर वो रिएक्शंस कर ले तो आपका सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बना भाई? मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर था, उसने क्या करा? एयर से रिएक्शन करके उसकी ऊपर की सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बच्चों वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो क्या करता है? उस रिएक्शंस को होने से रोकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको रब कर देते हैं।
क्या करते हैं, इसे रब करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो क्या हो सके, अलग हो सके, और आपका जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ सके। क्लियर है इतनी बात। तो क्वेश्चन आता है तो क्या समझ में आया आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम रिबन को आप क्या नाम बर्न करने पहले से रब क्यों करते हो बर्न करने से पहले, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि उसकी ऊपर की सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रब करके हटा देते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब बच्चों दिमाग में आता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही, कि कब हो रही है। इन सब चीज़ों को अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमें कैसा पता चल रही है कि हो गई है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक। चलो बच्चों, अब क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। चलो भाई, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशंस होगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ जी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो उसमें से अगर कुछ गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हमें पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो सबसे पहला क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट है ठीक है बच्चों। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपने एक फ्लास्क लिया हुआ है और इस फ्लास्क के अंदर आपने यहाँ पर जिंक के टुकड़े डाल दिए। किसके बच्चों, जिंक, Zn, और ऊपर से इसमें क्या डाल दिया है, H2SO4। यहाँ पर क्या है, H2SO4। क्लियर है। जिंक और H2SO4 लिया। अगर आप जिंक और H2SO4 की रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन बच्चों, जिंक की और H2SO4 की अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ से जो होगी क्या निकलेगी बच्चों, H2 गैस। क्लियर है इतनी बात। यानी कि आपने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसमें नीचे जिंक के टुकड़े डाल दिए और उसमें H2SO4 को मिलाया। H2SO4 को बहुत केयरफुल तरीके से मिलाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, जिंक में अगर H2SO4 को मिला रहे हैं तो हमें ZnSO4 और साथ में क्या मिलती है, H2 गैस। यानी कि वो हाइड्रोजन गैस आपको इंडिकेट कर रही है कि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो समझ में आ गया, पहला इंडिकेशन क्या हुआ कि कोई ना कोई गैस मिलेगी। दूसरी बात कि अगर हम कोई रिएक्शंस करा रहे हैं तो उस रिएक्शंस में कुछ प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल होता है। यानी कि सेकंड हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कैसा होता है बच्चों, इनसॉल्युबल होता है। यानी कि आपके पास, आप इससे क्या कर सकते हो, बिल्कुल समझ लो ऐसे है कि उसमें वो चीज़ घुली हुई नहीं होगी। आप उसे क्या कर सकते हो, आसानी से फिल्टर्ड कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। किसको, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। बनता कैसे है, अगर आप कोई एक्वस सॉल्यूशन लो, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस वर्ड कहाँ होता है, जहाँ पर आपका वाटर एज ए सॉल्वेंट हो। ध्यान रखना, जब भी आए एक्वस तो समझ लेना वाटर वहाँ पर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं कोई गैस पास कराऊँ, कोई गैस कराते हैं पास, तो उसमें से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या, इनसॉल्युबल पार्ट यानी सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर है इतनी बात। अब कोई रिएक्शंस देखते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों आपके पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, और आपने इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया, तो क्या होगा, आपका बनेगा PbI2
और साथ में KNO3, ये बन जाएगा। आप बैलेंस कर सकते हो, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से, तो बैलेंस हो गया। तो हमने PbNO3 होल ट्वाइस में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया, तो हमारा लेड आयोडाइड जो बनता है बच्चों, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। येलो प्रेसिपिटेट मतलब आपको एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस नजर आएगा, सॉलिड सब्सटेंस जो पीले से येलो कलर का होगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो देखते हैं कुछ और नए एग्जांपल्स, फटाफट इसको लिखो। अगर बच्चों हम वेरेनियम क्लोराइड में क्या मिला दें, कॉपर सल्फेट BaCl2, ये एक्वस होता है, मैंने आपको बताया एक्वस का मतलब होता है जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट हो। उसमें हम क्या मिला रहे हैं, तो अगर मैं इसमें CuSO4 मिला देता हूं तो इससे हमें BaSO4 और CuCl2 मिलता है। ये जो मिला है ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, और इसका जो कलर होता है बच्चों वो वाइट होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने बताया था इसमें कि अगर हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का हमें क्या मिल रहा है, एक येलो PPT मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने बताया कि अगर हम बेरेनियम क्लोराइड में कॉपर सल्फेट को मिला रहे हैं तो हमें एक वाइट PPT मिलता है। सब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप CuSO4 में H2S को मिला दो, CuSO4 में किसको, H2S को, ये हमारी क्या है, गैस है, और ये हमारा एक्वस है। तो इससे हमें CuS प्लस H2SO4 मिलेगा। क्या मिलेगा, CuS प्लस H2SO4। अब ये जो है ये हमारा ब्लैक PPT होता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस है, इनसोल्यूबल है, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्ड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो दूसरी बात भी क्लियर होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि हमें कोई गैस निकलती हुई दिखाई देगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कि हमें कुछ इनसोल्यूबल पार्ट दिखाई देगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर है? यानी कुछ ना कुछ इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं कि वो बच्चों वो रिएक्शंस हो रही है। तो यहाँ तक दोनों चीजें समझ में आ गई, गैस निकल रही है या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तीसरा बच्चों हमारा होता है चेंज इन कलर, कि अगर हम सब्सटेंस को मिलाएं, यानी कि हम रिएक्टेंट को लें, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट में जाने पर उसके कलर में चेंज हो जाता है। ये कलर में चेंज ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसमें रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आपने लिख लिया, चलो भाई। अब हमारे पास आता है बच्चों थर्ड, चेंज इन कलर, कि कलर में चेंज हमें इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो हमारे पास है थर्ड, चेंज इन कलर। जैसे बच्चों, अगर आपने एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बच्चों, आपने एक पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, तो आप याद कर सकते हैं, पर मतलब पर्पल, किस कलर का है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है बच्चों, याद करने का तरीका हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, पर मतलब पर्पल, ये पर्पल कलर का होता है। अगर इसमें हम लेमन जूस या सिट्रिक एसिड मिला दें, मैंने क्या मिला दिया इसमें, सिट्रिक एसिड, या आप लेमन जूस मिलाएं, तो ये बच्चों कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलरलेस। क्लियर है इतनी बात? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, KMnO4। KMnO4, तो KMnO4 हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम क्या कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड या लेमन जूस मिलाते हैं, तो उसका कलर पर्पल से कलरलेस हो जाता है। क्लियर है? तो चेंज इन कलर हो गया। चलो बच्चों, और एग्जांपल हमारे पास है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर बच्चों आप सेकंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर बच्चों, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड मिला दो, क्या मिला दो, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका कलर जो होता है बच्चों वो ऑरेंज होता है।
और जो आपको मिलेगा वो आपको ग्रीन। तो यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को पास करें तो उसका कलर बच्चों ऑरेंज से कैसा हो रहा है, ग्रीन। तो ये भी इंडिकेशन है, क्लियर है इतनी बात। और भी आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में जैसे Pb3O4 है, तो Pb3O4 अगर हमारा बनाता है PbO प्लस O2, अगर बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो Pb3O4 से क्या बन रहा है, PbO। ये जो कलर है आपका रेड कलर का होता है और ये चेंज हो जाता है किस में, ऑरेंज में। ठीक है बच्चों, तो Pb3O4 अगर हम हीट कर रहे हैं तो किस में जा रहा है, वो PbO प्लस O2 में। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि रिएक्शंस के अंदर कलर में चेंजेस भी एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपको बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्लियर है इतनी बात। तो पहली क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें कोई गैस निकल रही है। दूसरी क्या थी, उसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और तीसरी क्या है, चेंज इन कलर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ में क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस होगा। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर है, चलो भाई फटाफट इसको लिखो। अब देखो बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। अब आते हैं अगले उस पर कि टेम्परेचर में कैसे चेंज हो रहा है। देखो बच्चों, आपने क्विक लाइम ले लिया। क्विक लाइम होता है हमारे पास क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हमारा क्विक लाइम है, ये आपने ले लिया और इसमें इसको आपने किसी भी बीकर में लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको लिया हुआ है, ये सॉलिड है, और इसमें क्या कर दिया है आपने, वाटर को मिला दिया है। किसको मिला दिया है, वाटर को। जब हम क्विक लाइम में वाटर को मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो उसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपको सॉलिड नज़र आएगा किसका, CaOH होल ट्वाइस का, और साथ में से आपको हीट भी दिखाई देगी। यानी कि अगर हम क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, उसे बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन जो है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गई, जो भी हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस हैं उन सबको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चों एक क्वेश्चन बन जाता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे एक्सोथर्मिक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चों ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6 होता है, तो ये आपका एयर यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, किससे बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में वाटर देता है और साथ में आपको एनर्जी देता है। यानी कि इससे हमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यानी हीट मिल रही है। वो इसी कारण इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चाहो तो बैलेंस कर सकते हो बच्चों, कितने कार्बन है 6, कितने हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन है 12 और 6 18, तो यहाँ पर भी 6 कर देते हैं। तो बैलेंस होने का कोई आपको इतना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए हम बच्चों इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई टेम्परेचर हमेशा बढ़े, भाई घट भी तो सकता है। तो अगर हम ये लिख लिया, चलो भाई इसको मैं जरा हटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो अगर मैं BaOH होल ट्वाइस बेरेनियम हाइड्रोक्साइड को लूँ और NH4Cl में मिला दूँ, किसमें, BaOH होल ट्वाइस को
BaOH होल ट्वाइस और साथ में किसको लूँ, NH4Cl को एक बीकर में ले लूँ। तो अगर हम इन दोनों को जब एक बीकर में लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो गया, कम। यानी कि जो रिएक्शंस क्या कर रही हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या कर रही हैं, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन जो होंगी बच्चों उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात। यानी कि जो भी हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस हैं वो सब हमारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि अगर हम BaOH के होल ट्वाइस में NH4Cl को एक ले रहे हैं, ट्यूब के अंदर मिला रहे हैं, बीकर में ले रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, जो हीट को रिलीज कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब हमारे पास आती है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। तो बच्चों आपने कैंडल देखी है, तो अगर हम कैंडल को क्या करते हैं, हीट बर्न करते हैं, तो वो सॉलिड से किस में चली जाती है, गैस में और लिक्विड में। क्लियर है बात इतनी। यानी कि अगर आप एक कैंडल ले रहे हैं और उस कैंडल को बर्न करते हैं, इसको अगर क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करने पर ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में ये वाटर आपको देगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड से ये किस में चली गई, तो सॉलिड से CO2 और वाटर में, तो इसकी स्टेट बदल गई। क्लियर है बात। और एग्जांपल दे सकते हैं हम स्टेट चेंज के, जैसे आपने H2 कैसी होती है, गैस, O2 कैसी है, गैस। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क पास कराएं तो ये आपकी H2O में चली जाती है, जो कैसा होता है, लिक्विड। क्लियर है इतनी बात। तो स्टेट भी क्या हो गई, चेंज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी कि बच्चों अगर हम क्या करें, कैंडल को बर्न करें तो वो सॉलिड से लिक्विड और गैस में जा रही है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिक आर्क पास कराएं रूम टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क पास कराते हैं तो बच्चों वो किस में चली जाती है, H2O में, यानी कि गैस से लिक्विड में। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चों, ऐसा होता है किसी भी रिएक्शंस में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिखाई दे जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जिंक की H2SO4 से रिएक्शन करा रहा हूँ, इसे मैं हटा दूँ क्या, अगर मैं जिंक की H2SO4 से रिएक्शन करा रहा था बच्चों, तो आपको जिंक की किससे रिएक्शन करा रहे थे बच्चों, H2SO4 से, तो आपको ZnSO4 और H2 गैस मिल रही थी। सही है। तो एक तो आपको गैस मिल रही है और साथ में क्या होता है, इसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो गैस प्लस हीट, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई ना, गैस भी मिल गई और टेम्परेचर में भी चेंज हो गया। और जैसे अभी मैंने आपको एक रिएक्शंस लिखी थी, PbNO3 का होल ट्वाइस में मैंने आपको Ki मिलाया था, पोटेशियम आयोडाइड, तो उससे आपको लेड आयोडाइड मिला था, PbI2 मिला था, कैसे कलर का, येलो। क्लियर है इतनी बात। यानी कि आपको PbI2 मिला, येलो PPT, यानी कि इसमें प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है और साथ में कलर में भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, कलर भी चेंज हो गया और PPT भी मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको चेंज कर सकते हैं। बस आपको इंडिकेशंस मिलेगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, कि यानी कि अगर आप देखें तो रिएक्शंस में गैस भी बन रही है, उसका टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे केमिकल रिएक्शंस की, और ये सब हमें ये बताती हैं बच्चों कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज से फॉर्म्ड होते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और एटम में कोई चेंज नहीं होता, एटम वैसे ही रहते हैं, बस उनका रीअरेंजमेंट होता है।
और मैंने बताया जरूरी नहीं है कि आप केमिकल रिएक्शंस को लेबोरेटरी में ही करें, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो लेबोरेटरी में होती है। मैंने बताया था जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस, आपके डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ये या फ्रूट जो होते हैं उनका पकना, या मेकिंग ऑफ कर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे क्या लेबोरेटरी में नहीं होती, फिर भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या रिएक्शंस हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको 5 बताई। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, या चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।